हमने क्या देखा, अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के 3 लेक्चर हम देख चुके हैं। देखिए मैंने जब लेक्चर को स्टार्ट कर रहा था तब भी मैंने इस बात को बताया था बच्चा कि देखिए जो ये चैप्टर है हमें एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है और स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अगर आप पहले सपोज दैट पहले पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं, पहला आपने पढ़ लिया डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया और पहले की चीज़ें आपको आती नहीं, तो ऐसे करके ये चैप्टर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर को क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए पहले हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पहले हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। फिर वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर ये नर जनन पार्ट है, ये मादा जनन पार्ट है। फिर हमने देखा नर जनन पार्ट क्या होता है, मादा जनन क्या पार्ट होता है, और फिर क्या किया हम लास्ट में, अभी तक हम क्या कर चुके थे, नर जनन पार्ट और मादा जनन पार्ट से हम क्या कर रहे थे, उनकी युग्मकों को बना चुके थे। और आज हम युग्मक के आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं। और युग्मक के जब हमारे युग्मक बन जाते हैं, जब मादा और नर के युग्मक तैयार हो जाते हैं, तो एक आगे कौन सी स्टेप आती है, जो स्टेप आती है वो आती है पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं परागण। परागण क्या है, तो देखिए अब परागण को ही तो हम इसमें देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे वे पर परागण को हम क्लियर करेंगे। परागण से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आज के लेक्चर पर क्लियर हो जाएंगी। कल का लेक्चर एक और आएगा और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। हमने ये चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा है। अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखे होंगे तो आपको तो कोई कंफ्यूजन होगा ही, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब परागण को। परागण क्या होता है बच्चा, परागण क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे युग्मक तो तैयार हो गए थे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये क्या है, हमारे पास नर युग्मक है, ये क्या है, नर युग्मक है। और ये क्या है, ये है हमारे पास मादा युग्मक है, क्या है, मादा युग्मक है। अब ये दोनों तैयार हो चुके हैं बच्चा, तो हमें क्या कराना, हम पढ़ क्या रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब युग्मक आपस में मिलेंगे बच्चा, तभी जाके रिप्रोडक्शन वाली फिर क्या बात आएगी, ठीक। तो अभी तक क्या हो रहा है कि अब परागण हमें करवाना है। तो परागण में क्या होता है बच्चा, नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण होता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण एक्चुअली में क्या है, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक के स्थानांतरण को क्या कहते हैं बच्चा, परागण कहते हैं। और युग्मक का स्थानांतरण कब होगा, जब पराग कोष में स्फुटन होगा। मतलब जब पराग कोष का स्फुटन हो जाएगा तो वहां पर पाए जाने वाले जो पराग कण हैं वो वहां से निकलेंगे और फिर इसके बाद किस पर जाएंगे, मादा जनन पार्ट तक चले जाएंगे और वर्तिका तक पहुंच जाएंगे। हमें आज के लेक्चर में क्या करना है, आज पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो स्थानांतरण हुआ, ये मादा जो नर जनन पार्ट था उससे वर्तिका तक जो युग्मक गया वो कैसे गया, वो सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। तो देखिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। परागण के आगे बढ़ते हैं जैसे, तो देखिए कुछ चीजें तो आपको क्लियर कट पता रहनी चाहिए। पहला कि अभी तक आपको क्या पता था कि जो हम होते हैं मनुष्यों में क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। लेकिन इन पर क्या होता है, नर व मादा युग्मक दोनों अगतिशील होते हैं, मतलब ये गतिशील नहीं है। अगर भैया ये गतिशील नहीं है तो फिर कैसे इनका स्थानांतरण होगा, तो इनमें कारक आ जाता है एक वर्ड की, कारकों के द्वारा क्या होता है, इनका स्थानांतरण होता है। वो सारी चीजें हम तो इस चैप्टर में क्लियर ही करेंगे। उससे पहले हम और कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए फिर सेकंड बात क्या आ जाती है कि जो आवर्तबीजी पादप हैं, क्या, जो आवर्तबीजी पादप हैं उनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है बच्चा, वो निषेचन के पहले होती है। वैसे तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि अगर जो पराग जो युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचा ही नहीं तो निषेचन कैसे होगा बच्चा। अगर निषेचन नहीं होगा तो मतलब जो परागण की प्रक्रिया हो रही है वो तो पहले ही होगी, फिर इसके बाद निषेचन होगा। अरे बच्चा, जब नर युग्मक रहेगा मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा तभी ना निषेचन होगा, पहले थोड़ी ना निषेचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं परागण के प्रकार। यहाँ पराग कण लिखा है लेकिन ये क्या है, परागण है, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, परागण है यहाँ पर। परागण में क्या होता है, परागण में होता है, परागण को पहले तो हम देख लेते हैं कि किस आधार पर आखिर हमने इनको डिवाइडेशन इनका किया, विभाजित इनको किस आधार पर किए। तो जो विभाजन था इनका स्रोत के आधार पर, इनके पाए जाने के आधार पर हम इनको दो टाइप्स पर बांटे। पहला स्वपरागण, दूसरा क्या होता है, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होते हैं, इनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप चल ही रहे हैं तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो पहला चीज हम लेते हैं क्या, स्वपरागण को। स्वपरागण को जब हम लेते हैं तो बच्चा स्वपरागण क्या होता है, तो देखिए जो स्वपरागण होता है वो एक प्लांट पर, एक ही प्लांट के पुष्प पर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण भी क्या हो सकता है, स्वपरागण भी दो तरीके से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्वयुग्मक और समजात।
स्वयुग्मन तरीके से होता है और सजात तरीके से होता है। ये दो तरीके होते हैं जिससे स्वपरागण होता है। तो पहले अगर तरीके की बात करूं तो देखिए पहला तरीका क्या है कि एक हमारे पास क्या है प्लांट, और इस प्लांट में लगा हुआ है एक पुष्प, और इस पुष्प में बच्चा, इस पुष्प में नर भी है और इसी पुष्प में मादा भी है। अब इसमें नर व मादा दोनों हैं, तो जो नर युग्मक हैं वो अब स्वपरागण द्वारा किस पर आएंगे, मादा पर आएंगे। और यही तो करना था हमें कि जो जो युग्मक हमारे बन रहे हैं उनको मादा तक लाना था, मतलब इनका स्थानांतरण करना था, और स्थानांतरण ही तो पॉलिनेशन कहलाता था। मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ही पुष्प पर अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्वयुग्मन हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या है, अगर एक ही पुष्प पर हो रहा है बच्चा तो उसमें अनुवांशिकी और उसकी क्रियात्मक रूप दोनों क्या होंगे, दोनों समान होंगे। यानी हम इनको कह सकते हैं कि अनुवांशिक व क्रियात्मक रूप भी स्वपरागण दर्शाते हैं। क्या अनुवांशिक या क्रियात्मक रूप भी स्वपरागण दर्शाते हैं? मतलब कि इनकी जो अनुवांशिकी होती है और इनकी जो क्रियात्मकता होती है वो दोनों सेम होती है। सपोज दैट ये मेरा हाथ है और इनकी 2 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 2 उंगलियां हैं, तो बेटा बच्चा जो ये जिसकी जितनी इसकी अनुवांशिकी है वही तो इसकी अनुवांशिकी होगी, और दोनों की कारकी होगी, वो तो कारकी तो दोनों की सेम ही होगी। इसलिए हम इनको क्या कह देंगे, ये क्या करते हैं, स्वपरागण दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा टाइप्स आता है, तो दूसरे टाइप्स को क्या कहते हैं हम, सजात पुष्पी परागण। अब सजात पुष्पी परागण क्या होता है? सजात पुष्पी परागण में प्लांट तो अभी भी हमारे पास एक ही है, लेकिन इस बार क्या हुआ बच्चा, इस बार जो पुष्प हो गए वो अलग अलग हो गए। अब पुष्प में क्या था, ये हो गया नर और ये हो गया हमारा क्या, मादा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो पुष्प है वो अलग अलग है। अगर पुष्प अलग अलग है तो यहां से क्या होगा, यहां से जो युग्मन स्थानांतरण होगा वो मादा तक होगा। तो जो देख रहे होंगे आप कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि इसमें विषम पुष्प होते हैं और इनकी अनुवांशिकी अभी भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट तो बच्चा एक ही है और एक प्लांट पर जो भी जितने भी अंग होंगे उनके जो अनुवांशिकी रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। तो यानी हम कहेंगे जो अनुवांशिकी अभी भी इनकी स्वपरागण वाली ही रहेगी, लेकिन इनकी अब क्रियात्मकता होगी वो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों की क्रियाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी। मादा की क्रिया अलग होती है और नर की क्रिया अलग होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आ जाता है, स्वपरागण की शर्तें। अब हम ये कैसे कह सकते हैं बच्चा कि यहाँ पर स्वपरागण ही होगा? तो कुछ शर्तें हैं जिसके बेस पर हम ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वपरागण होगा। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त आती है कि जो स्वपरागण होता है उसमें समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, और दूसरी स्त्री केसर व पुंकेसर पास पास होने चाहिए। दोनों के कहने का मतलब क्या है बच्चा, जैसे एक प्लांट है आपके पास, सपोज दैट ये क्या है, ये प्लांट है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है नर पुष्प, यहाँ पर लगी हुई है मादा पुष्प। ठीक है, अब मैं कहूँ कि यहाँ पर नर वाले में क्या, नर वाले में पुंकेसर तो विकसित हो गया, नर वाले में क्या हुआ, पुंकेसर तो बच्चा विकसित हो गया, लेकिन अभी तक स्त्री वाले में क्या हुआ था, स्त्री केसर विकसित नहीं हुआ। स्त्री केसर का विकास अभी तक इसमें नहीं हुआ है। तो क्या होगा, अगर स्त्री केसर का विकास नहीं हुआ मतलब यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये दूसरे प्लांट के साथ पॉलिनेशन करेगा जहां पर स्त्री केसर बन चुका होगा, और अगर दूसरे प्लांट पर करेगा तो ये यहाँ पर तो स्वपरागण होगा ही नहीं, हम इसको कहेंगे ही नहीं स्वपरागण, क्योंकि स्वपरागण तो एक ही प्लांट पर होता है। तो एक ही समय पर क्या होना चाहिए, दोनों को बनना चाहिए। अगर दोनों दोनों एक समय पर नहीं बनेंगे, एक का विकास हो जाएगा एक का विकास नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर तो स्वपरागण हो ही नहीं पाएगा। दोनों का विकास सेम सेम होगा तभी जाके क्या होगा, स्वपरागण होगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए पुंकेसर व स्त्री केसर पास पास रहना चाहिए। सपोज दैट ये आपके पास पुष्प था, ठीक है, ये आपके पास पुष्प है। अब यहाँ पर क्या है, स्त्री केसर तो बन चुका है, और पता चला जो पुष्प जो क्या है वो पुंकेसर है, पुंकेसर अब नीचे की तरफ झुके हुए हैं। अब पुंकेसर नीचे की तरफ झुके हुए हैं तो यहाँ पर स्वपरागण हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए इनका पास पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पास पास होंगे तभी जाके इनका स्वपरागण होगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हमें कुछ चीजें पता रहनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीजें क्या है, मैं 2 पुष्प के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोनों पुष्प बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से इन्हीं पुष्प से पूछे गए हैं। पहला पुष्प है उसको हम कहते हैं अनुन्मीय। क्या बोलते हैं, अनुन्मीय। अनुन्मीय पुष्प क्या होता है बच्चा, इनके जो पुष्प होते हैं ना, ये पुष्प खिलते ही नहीं, कभी खिलते ही नहीं, हमेशा बंद होते हैं। मतलब ये जो पुष्प होते हैं ये अनावृत नहीं होते, कभी नहीं खिलते हैं, और ऐसे पुष्प को हम कहते हैं अनुन्मीय पुष्प। और इनमें क्या होता है, अगर ये बच्चा बंद होते हैं,
अगर ये बंद होंगे पुष्प तो बाहर से कोई परागण होगा ही नहीं, जो होगा वो अंदर ही होगा। और जो भी एक पुष्प में होता है उसको हम कहते हैं क्या, स्वपरागण बोल देते हैं। यानी इसमें हमेशा इन ऑलवेज टाइम स्वपरागण होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्वपरागण के साथ साथ इनमें पराग कारकों की आवश्यकता नहीं होती। पराग कारक क्या होते हैं, जो पराग कण को एक जगह से मतलब नर से मादा की तरफ ले जाते हैं। और इनमें जब एक ही पुष्प में सब कुछ हो रहा है वो भी बंद है, तो पराग कारकों का क्या काम, पराग कारकों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर होती हैं। अब क्या दूसरा पुष्प आता है, जो दूसरे पुष्पों को हम बोलते हैं उन्मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्मील बोलते हैं। उन्मील प्रकार के पुष्प क्या होते हैं, खुले होते हैं। क्या होते हैं, खुले होते हैं। अगर खुले होंगे तो वातावरण के संपर्क में भी होंगे, बिल्कुल वातावरण के संपर्क में होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुष्प खुले हैं तो इनमें स्वपरागण की जगह पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण दोनों हो सकते हैं। इनमें केवल और केवल स्वपरागण होता है। ये एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि पहले वाले पुष्प का तो सबको याद रहता है कि इसमें खुले पुष्प पाए, बंद पुष्प पाए जाते हैं, यानी हमेशा स्वपरागण होगा। लेकिन इसमें तो खुले पाए जा रहे हैं, इनका तो वातावरण से संपर्क है। इसके बाद ये इनमें स्वपरागण ही क्यों होता है, तो इनमें स्वपरागण इसलिए होता है बच्चा, क्योंकि इनके जो स्त्री केसर रहते हैं, क्या, जो इनके स्त्री केसर रहते हैं और पुंग केसर रहते हैं, ये इतना पास पास होते हैं कि कभी भी पर परागण को मौका ही नहीं देते हैं। जैसे ये आते हैं तुरंत इनका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए इनमें जो पाया जाता है हमेशा हमेशा स्वपरागण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी ये मत सोचिएगा कि ये पुष्प खुले हैं तो इनमें पर परागण भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर इनमें स्वपरागण होता है तो जाहिर सी बात है इनमें भी कारकों की आवश्यकता नहीं होगी। ये कोई पॉइंट बताने वाला नहीं था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो ये मैं नोट्स बताने वाला हूँ, नोट बताने वाला हूँ, ये वैसे तो इन्हीं दोनों पुष्प से रिलेटेड है। मैंने कहा अभी तक कि इन दोनों पुष्प से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, लेकिन जो रिपीट हुआ है वो इन एग्जाम्पलों से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और देखेंगे वैसे तो उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन ये जो 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। क्या, कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनमें दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। वो पादप कौन कौन से हैं, एक तो हो गया बायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, जिसको हम कनकौआ भी बोलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम्पल में क्या होता है, तीनों एग्जाम्पल में ये दोनों पादप पाए जाते हैं। यानी इन तीनों पादपों में क्या होगा, स्वपरागण होगा। कौन सा होगा, स्वपरागण होगा। और अगर स्वपरागण होगा तो मतलब इन्हें पराग कारकों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमने स्वपरागण को देख लिया, अब हम देखेंगे स्वपरागण के लाभ। तो बच्चा स्वपरागण के लाभ ये होते हैं कि ये बहुत ही सिंपल वे पर हो जाता है, बहुत ही सिंपल वे पर हो जाता है। और अगर सिंपल तरीके से होता है, क्यों सिंपल तरीके से होता है बच्चा, कि देखो इसमें तो स्थानांतरण वगैरह की तो कोई जरूरत है नहीं है, पराग कारक वगैरह की कोई जरूरत है नहीं कि पराग कारक आएगा फिर ले जाएगा फिर जाके वहां मादा के तक पहुंचेगा। इतनी बड़ी तो कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है, तुरंत क्या हो जाता है, इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो यानी ये कहीं ना कहीं सरल है। और सरल होने के साथ साथ बच्चे इसमें पराग कण जो होते हैं, जो इसमें पराग कण होते हैं वो कम व्यर्थ होते हैं। क्यों, क्योंकि पराग कण वहां व्यर्थ होते हैं जहां पर स्थानांतरण होता है, जहां पर पराग कारकों की जरूरत होती है। यहाँ पर तो बहुत पास पास है, तो यहाँ पर पराग कण जो होते हैं वो बहुत ही कम व्यर्थ होते हैं। और अगर बहुत ही कम व्यर्थ होंगे तो पराग कणों की जो संख्या होती है बनने की वो भी बहुत कम होती है। क्या होती है, वो भी बहुत कम होती है। और साथ साथ कोई मकरंद वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मकरंद तब स्रावित होता है जब हमारे पराग कण की जरूरत होती है, हमें पराग कारकों की जरूरत होती है। तब हमें क्या करना पड़ता है, पुष्पों को क्या करना पड़ता है, मकरंद को बनाना पड़ता है, ताकि जो कीट वगैरह हैं वो अट्रैक्ट हो सके हम मतलब पुष्प से और वहां पर आए। ठीक है, तभी जाके पॉलिनेशन होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। प्लस इसमें क्या होता है बच्चा, शुद्ध वंशक्रम पाया जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर शुद्ध वंशक्रम पाया जाता तो यहीं से क्या होता है, स्वपरागण की हानि चालू हो जाती है। अगर लगातार आप एक ही चीज में स्वपरागण होता चला जा रहा है तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कुछ नई चीजें नहीं आ रही, मतलब कुछ नया विकास तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आपस में ही हो रहा है और नया विकास नहीं हो पा रहा बच्चा। मतलब हम इस चीज को कहेंगे कि यहाँ पर उत्पादकताएं जो होंगी वो कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आपको सपोज दैट आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर बन जाते हैं जी, और फिर इसके बाद आपका बच्चा नीट की तैयारी किया और डॉक्टर बन गया। आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद आपने एमडी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। फिर आपका बच्चा भी क्या किया, एमबीबीएस किया, एमडी नहीं क्वालिफाई कर पाया। फिर ऐसे किया, ऐसे मतलब आपके पूरे वंशज में चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है। तो क्या होगी, जो और लोग हैं वो तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपकी उत्पादकता जो है वो कम होते चली जाएगी। क्योंकि देखिए, आप अन्य लोगों से आप कमजोर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप एक ही पेपर आप बार बार रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था समझने का, इस कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल न ले लीजिएगा, बायोलॉजी के एग्जाम्पल की पता चले सब गलत करके बैठ गए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर इनकी उत्पादकताएं कम है, इनकी उत्पादकताएं क्यों कम होती है, क्योंकि इनमें अनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं आ
अनुवांशिक विभिन्नताएं क्यों ही आ पाएंगी जब एक ही अनुवांशिकी में इनका सब पॉलिनेशन हो रहा है। जब अलग अलग पुष्पों पर होता तभी ना अनुवांशिक विभिन्नताएं आती। ठीक है, इनमें अनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं आ पाती है, मतलब इनका जो लक्षणों का विकास है वो भी नहीं हो पाता है। जितना विकास है उतना ही बार बार रिपीट होता रहे। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब हम अपने सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो क्या हो गया, परागण, पर परागण। अब हम सेकंड नंबर की बात करेंगे और सेकंड नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, सेकंड नंबर में हम पढ़ने वाले हैं पर परागण। पर परागण को हम पढ़ेंगे। स्वपरागण हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया और सारी चीजें स्वपरागण की क्लियर हो चुकी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पर परागण और पर परागण को हम देखेंगे। देखिए हमने अभी तक क्या देखा, हमारे पास पहले तो एक प्लांट था, उसमें एक पुष्प था, उसी पुष्प में क्या था, उसी पुष्प में मेल पार्ट था, क्या उसी पुष्प में क्या था, मेल पार्ट था, और उसी पुष्प में क्या था, उसी पुष्प में फीमेल पार्ट था। ठीक, फिर हमने दूसरी कंडीशन इसी स्वपरागण में देखी थी कि हमारे पास एक पुष्प था, एक प्लांट था, उसमें हमारे पास दो पुष्प थे, एक मेल था और एक फीमेल था। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है बच्चा, स्वपरागण में यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक प्लांट होगा जिस पर क्या होंगे, एक पर होगा मेल, क्या एक पर होगा मेल, और दूसरे पर क्या होगा फीमेल, मतलब मेल और फीमेल साथ में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और अगर साथ में पाए भी जाएंगे तो ये एक साथ विकसित नहीं होंगे। सपोज दैट अगर एक प्लांट पे मेल भी पाया जा रहा है और एक प्लांट पर फीमेल भी पाया जाता है तो दोनों क्या होगा, अगर मेल यहाँ पर मेल का नर जनन पार्ट अगर विकसित हो जाएगा तो यहाँ पर फीमेल वाला जो है वो फीमेल वाला विकसित नहीं होगा। मतलब हम टोटल ये कहना चाह रहे हैं, बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक ही पादप पर जो पॉलिनेशन है वो यहाँ पर नहीं होता है, मतलब अलग अलग पादपों पर पॉलिनेशन होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। इसमें क्या रहता है, विषम पादप होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद अगर इसमें विषम पादप है और विषम पुष्पों के बीच हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनकी अनुवांशिकी है और जो इनकी क्रिया वो क्या है, क्रियात्मकता है, वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर वो दोनों अलग अलग होंगी तो उनको हम क्या कह देंगे, पर परागण कह देंगे। मतलब अब ये पूरी तरीके से पर परागण हो रहा है। पर परागण का मतलब क्या होता है, विषम पादपों के पुष्पों में परागण, पॉलिनेशन, इसी को हम कहते हैं पर परागण। ठीक है, यहीं तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए जो पुष्प है, इसमें जो पुष्प यूज होता है बच्चा वो एक लिंगी यूज होता है। अभी अभी मैंने बताया कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, और अगर मेल और फीमेल साथ में नहीं पाए जा रहे हैं, या तो मेल पाया जा रहा है तो फीमेल पाया जा रहा है, मतलब हम वहां पर कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हो। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होती है, विषमकालिता होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। विषमकालिता तब होगी जब एक एक प्लांट है उसमें अलग अलग पुष्प तो पाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक मेल पुष्प और फीमेल पुष्प दोनों पाए जा रहे हैं अलग अलग पुष्पों में, तो वहां पर क्या होगी, विषमकालिता पाई जाएगी। या तो मेल वाला विकसित हो जाएगा तो फीमेल वाला विकसित होगा, लेकिन एक ही समय पर दोनों विकसित नहीं होंगे। अगर एक समय पर दोनों विकसित हो गए तो उसको हम कह देंगे स्वपरागण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्त्री केसर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। क्यों? देखिए सपोज दैट ये रहा हमारे पास पुष्प, और ये पुष्प का क्या रहा, ये पुष्प का क्या रहा, वर्तिका रही, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, पुंकेसर लगे हुए हैं। अगर ये पुंकेसर छोटे होंगे, अगर ये पुंकेसर छोटे होंगे तो क्या होगा, जो हमें क्या करना है, हमें परागण करवाना है, हमें क्या करना है, यहाँ से परागकण को लेके जाना है और दूसरे प्लांट तक लेके जाना है। और अगर ये अगर नीचे की तरफ ही धंसे रहेंगे तो क्या होगा, इनकी जो बाहर निकलने की प्रवृत्ति है, जो इनकी बाहर निकलने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और हमें ज्यादा नंबर में चाहिए परागण, जो पराग कण है उनको हमें ज्यादा नंबर पर चाहिए, तभी हमारे क्या होंगे, वो दूसरे प्लांट तक पहुंच पाएंगे। सपोज दैट एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक परागण को ले जाना है तो एक दो अगर होंगे तो बीच में ही नष्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे हमको चाहिए। और बहुत सारे तब हो सकते हैं जब कोई पुष्प है, सपोज दैट ये कोई पुष्प है और पुष्प में जो ये सॉरी सपोज दैट ये कोई पुष्प है और पुष्प में जो ये पुंकेसर लगे हुए हैं ये दूर तक बाहर तक लगे हुए हैं, ताकि ये वातावरण के वायु की पूरी टच में रहे, बाहर रहें, ताकि कोई कीट आता है या तो वायु द्वारा जो परागण होता है तो उन सब में क्या होता है कि बाहर से ही तुरंत हो सके। अब नहीं भी क्लियर होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम तो वैसे भी देखने वाले हैं परागकण के बारे में, पराग कारकों के बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखेंगे अब परागकण के माध्यम, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। तो ये कई तरीकों से हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, ऐसे करके जंतु पक्षी चमगादड़ आदि द्वारा भी क्या हो सकता है, पर परागण हो सकता है। अब ये कैसे होता है तो हम एक एक करके देखेंगे और बहुत ही
अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला वाली बात आती है वो क्या आ जाती है, पहले हम देखेंगे वायु द्वारा कैसे पर परागण होता है। तो वायु द्वारा जो परागण होता है बच्चा, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जब ये कंडीशंस पुष्प पर लागू होंगी तभी वहां पर वायु द्वारा परागण होगा। तो कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि परागकण जो है उनका हल्का होना जरूरी है। अगर परागकण हल्के नहीं होंगे तो वायु के साथ कैसे उड़ पाएंगे? अगर भारी होंगे तो भाई साहब उड़ ही नहीं पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो वायु के साथ अगर इनको उड़कर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाना है तो मतलब परागकण का हल्का होना जरूरी है। और साथ साथ नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपे हीन रहने चाहिए, चिपचिपापन उनमें नहीं रहना चाहिए। अगर उनमें चिपचिपापन रहेगा बच्चा तो जैसे परागकण निकलेगा, सपोज दैट वायु के साथ कोई भारी चीज उड़ रही है तो उसी के साथ चिपक गया, अब ये चिपक गया तो पुष्प तक तो जा ही नहीं पाया। ठीक है, जैसे वायु थोड़ा सा हल्की हुई तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो इसे चिपचिपाहीन रहना चाहिए ताकि ये बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी पे चिपके हुए उस मेल फीमेल मतलब सॉरी फीमेल वाले पुष्प तक पहुंच सके। ठीक है, तीसरी बात क्या आ जाती है कि इनका अधिक संख्या में विकास भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर ये अधिक संख्या पर विकसित नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत सपोज दैट अगर 100 परागकण एक साथ चलते हैं फीमेल पर जाने के लिए तो 98% परागण जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। मतलब कि 98 परागकण जो हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे। बचेंगे 2 परागकण जो थोड़ा बहुत बचते हैं वही जाके अंतिम में पहुंच पाते हैं। मतलब जो इनके खत्म होने की प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है। अगर खत्म होने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो इनके विकास की मतलब जो इनकी संख्या में वृद्धि होगी वो भी ज्यादा होगी, यानी ये बहुत ज्यादा संख्या पर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर होती हैं। ये तो रही, ये सब हमने देखा फीमेल में, सॉरी ये सब हमने देखा मेल में। ये सारी चीजें किस पर होनी चाहिए? मेल में होनी चाहिए। फीमेल में कौन सी कंडीशन लागू होती है? तो फीमेल की जो वर्तिका है बच्चा वो रोम युक्त होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए रोम युक्त? अगर वर्तिका रोम युक्त नहीं होगी, क्या अगर वर्तिका रोम युक्त नहीं होगी तो हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर वर्तिका ही हमारी रोम युक्त नहीं है, क्या अगर वर्तिका ही हमारी रोम युक्त नहीं है तो कोई परागकण आया और परागकण जैसे आकर वर्तिका पर बैठा, क्या परागकण जैसे आकर वर्तिका में बैठा, हवा चली और परागकण फिर से उड़ गया। अगर ये रोम युक्त हो जाती है, क्या अगर इनमें रोम पाए जाते हैं वर्तिका पर तो क्या होगा? जब परागकण हमारे गिरेगा ना तो रोम क्या होंगे? इसको पकड़ लेंगे और रोम पकड़ लेंगे तो ये मतलब अगर 1-2 परागकण भी पहुंच गए तो काम चल जाएगा, पॉलिनेशन वहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर रोम नहीं पाए जाते तो रोम जैसे ही गिरता तो हवा तो चल ही रही है, गिरता और फिर इसके बाद खिसक जाता, ना तो उसमें चिपचिपापन है कि चिपचिपापन तो गिरते ही तुरंत हट जाता वहां से, तो वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। यानी कि उनकी जो वर्तिका है रोम युक्त होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो आप सब समझ जाएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक जो इनके अंडाशय होते हैं, जो फीमेल के अंडाशय होंगे उनमें एक बीजांड होना चाहिए। क्या वो एक बीजांड वाले होना चाहिए? और एक मेल के लिए और पॉइंट है, क्या एक मेल के लिए और पॉइंट है, उस पर क्या है कि पुंकेश्वर तंतु से लंबे होने, जो पुंकेश्वर उनके होते हैं, उनके तंतु होते हैं वो लंबे होने चाहिए और बाहर की तरफ होने चाहिए पुष्प। सपोज दैट आपके पास ये पुष्प है, ये क्या है? आपके पास पुष्प है और इस पुष्प में क्या है? ये तो ये हो गई नर वो वाली पार्ट, मादा वाली पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो नर वाले पार्ट होंगे वो थोड़ा सा पुष्प से बाहर होने चाहिए बच्चा। अगर वो बाहर नहीं होंगे ना, तो बाहर नहीं होंगे तो एक चीज होगी कि अगर बाहर नहीं होंगी तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो बाहर अगर होते तो ज्यादा नंबर पर बाहर जा पाते, मतलब कंडीशंस ज्यादा बनती कि ये मेल तक फीमेल तक पहुंच जाएंगे। अगर बाहर नहीं है तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, कम मात्रा में अगर बाहर निकलेंगे तो फीमेल तक पहुंचने की जो कंडीशंस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी। तो अगर बाहर होंगे तो बहुत ही सिंपल से जब भी हवा चलेगी तो ये तुरंत हवा के टच पर आएंगे, वायु के टच पर आएंगे और वायु के साथ क्या हो जाएंगे? जो परागकण है वो वायु के साथ फिर उड़ने लगेंगे। तो इनका जो बाहर थोड़ा सा निकल रहना ये जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हो गए जैसे कॉर्न हो गई, ग्रास हो गई, फिर क्या हो गया? कैनबिट्स हो गई, फिर कोकोनेट हो गया और जिम्नोस्पर्म्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? वायु द्वारा परागण करते हैं। किसके द्वारा परागण करते हैं? वायु द्वारा परागण। ठीक है, अब देखिए वायु द्वारा परागण तो आपने देख लिया, क्या किया आपने? वायु द्वारा परागण देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जल द्वारा परागण कैसे होता है। तो जल द्वारा परागण जो होगा उनकी भी कुछ कंडीशंस होंगी। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक बीज पत्री, ये लाइन जो है एनसीईआरटी हमारी कहती है कि एक बीज पत्री की पादप के 30 वंशज, एक बीज पत्री पादप के 30 वंशज जल द्वारा परागण दर्शाते हैं। ये हमारी क्या कौन कहता है? एनसीईआरटी कहती है। और क्या रहना चाहिए इसमें? परागकण जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रिबन के आकार के होते हैं और उसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। लंबे होंगे और रिबन के आकार के पाए जाएंगे तभी ना पानी पर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, तैर पाएंगे। छोटे वगैरह होंगे तो पता ही नहीं चला कहाँ गए।
और लंबे होंगे, थोड़ा सा रिबन के आकार के होंगे, तो थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, पानी में सर्वाइव कर पाएंगे। और साथ साथ इनमें म्यूसिलिन का कवर भी पाया जाता है, जिससे क्या रहते हैं, पानी पर भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं जल द्वारा परागण, दो तरीकों से हो सकता है। पहला जो आता है वो आता है अधिजल परागण। अधिजल परागण में क्या होता है बच्चा, अधिजल मतलब अधिक जल, अधिक जल वाले पादप क्या करते हैं, ये वाला परागण दर्शाते हैं। और ये क्या होता है, जल के मध्य पर परागण होता है, मतलब जल के मध्य पर परागण होगा, जहां अधिक जल होगा वहां पर ये परागण होता है। और किस पर होता है, जोस्टेरा पर होता है और सेट्रोफाइलम में होता है। ये परागण किस पर होता है, जोस्टेरा और सेट्रोफाइलम में ये परागण देखने के लिए मिलता है। और इसका जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, दूसरा टाइप है उसका नाम आता है क्या, अधोजल परागण। अधोजल परागण क्या होता है, जल की सतह पर होता है और ये पाया जाता है वेसिलेरिया पर पाया जाता है। वेसिलेरिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वेसिलेरिया में एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, लंबे डंठलों के साथ, जो लंबे डंठल वगैरह बहते रहते होंगे, तो क्या करते हैं, लंबे डंठलों के साथ जल धाराओं पर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, तब तक जब तक ये मादा के तक नहीं पहुंच जाते। क्या करते हैं, लंबे डंठलों पर, लंबे डंठलों के साथ जल धाराओं पर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, तब तक बहते रहते हैं जब तक ये मादा तक नहीं पहुंच जाते तब तक। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है। और एक बहुत प्यारी सी नोट आती है, ये नोट इतना कंफ्यूजन करने वाली है, नीट ने इससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा, क्यों, क्योंकि ये है ही है ऐसी। यहाँ पर एक वर्ड आता है, एक एग्जाम्पल आता है, वाटर लिली। वाटर लिली क्या है, कि अगर अब मैं पूछूं कि भैया वाटर लिली में किसके द्वारा परागण होता है, तो आप कहेंगे वाटर, मतलब यार वाटर द्वारा ही होता है, शुरुआत में ही लगा हुआ है वाटर लिली। लेकिन यहाँ पर वाटर द्वारा परागण नहीं होता है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पर वाटर तो लगा हुआ है लेकिन वाटर द्वारा परागण नहीं होता, यहाँ पर वायु या कीट द्वारा परागण इस पादप में देखने के लिए मिलता है। तो वाटर लिली में कभी भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तभी तो नीट इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए आगे आता है कीट द्वारा परागण। तो कीट द्वारा परागण होने की कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, पुष्प को रंगीन होना चाहिए और सुगंधितमय होना चाहिए। अगर पुष्प रंगीन होगा, सुगंधित होगा, तभी ना कीट वगैरह उस पर मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तभी जाके पॉलिनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये तो होना चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है कि इसके जो पराग कण है ना, वो चिपचिपे होने चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर पराग कण, सपोज दैट एक एग्जाम्पल यदि समझिएगा, ये आपके पास क्या है, पुष्प है, और ये क्या है, आपके पास कीट है। कीट यहाँ पर आकर बैठता है, और अगर पराग कण चिपचिपे नहीं है तो कीट से कैसे चिपकेंगे। यहाँ पर जरूरत है कि पराग कण जो है वो कीट से चिपके, ताकि जब कीट इस पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाए, जब कीट इस पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाए, तो पराग कण भी उनके साथ चिपक कर दूसरे पुष्प तक पहुंच जाए, मादा वाले पुष्प तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर चिपचिपा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इनके जो एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल तो इनका रोज आ जाता है, सनफ्लावर आ जाता है, और कौन सा आ जाता है, और चीना फ्लावर, चीना रोज आ जाता है। ये तो 12th वालों के लिए हो गए। अब देखिए नीट वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये सारे नीट वालों के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एस्टेरेसिया, लेबिया, ऑर्चिड्स, सेल्विया, मस्टर्ड, ये सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। इस ट्रिक के जरिए मैंने ट्रिक लिख दी है, ताकि आपको तो ऑप्शनल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में भी कभी दिक्कत ना हो, तुरंत ट्रिक आप याद करें और ट्रिक के जरिए आप ऑप्शन को अपने टिक कर दें। देखिए स्टाइल और स्वैग मस्त हैं, स्टाइल और स्वैग तो भाई मस्त ही होते हैं। तो स्टाइल मतलब क्या होगा, एस्टेरेसिया, और मतलब होगा ऑर्चिड्स, स्वैग मतलब होगा सेल्विया, मस्टर्ड, और यहाँ पर है का मतलब क्या होता है, लेबिया होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा कि है का मतलब क्या होगा, लेबिया होगा यहाँ पर। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाता है, पक्षी द्वारा परागण। पक्षी और चमगादड़ दो परागण हमें और पढ़ना है। ठीक है, तो पक्षी द्वारा परागण किस में देखने के लिए मिलेगा, पक्षी द्वारा परागण जब होगा तो पहले तो कंडीशन पढ़ लें कि जो पुष्प है उसको कप के आकार का रहना चाहिए, और उसमें मकरंद होनी जरूरी है। जब मकरंद होगी तभी जाकर पक्षी उस पर बैठेंगे, क्योंकि मकरंद के प्रति स्वार्थी हैं पक्षी, मकरंद होता तभी आएंगे भाई, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो मकरंद उपस्थित होने चाहिए और उनके कप के आकार के पुष्प होने चाहिए। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं, बैग्नोनिया हो गई, क्या बैग्नोनिया हो गई, ब्यूटिया हो गई, और क्या हो गई, और कैलिस्टेमोन हो गई। क्या हो गई, कैलिस्टेमोन। ये इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब एक लास्ट जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा, लास्ट परागण होगा चमगादड़ द्वारा। और चमगादड़ द्वारा बच्चा कैसे परागण होता है, चमगादड़ द्वारा जो परागण होगा ना, उन्हीं पुष्प पर देखने के लिए मिलेगा जो रात पर खिलते हैं, क्योंकि चमगादड़ भी हमको अक्सर रात में देखने के लिए मिलते हैं। तो मतलब जो
चमगादड़ द्वारा परागण होगा वो रात में खिलने वाले पुष्पों के साथ होता है। और इनके जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन से आ जाते हैं, किजेला और एडनसोनिया आ जाता है। क्या, किजेला और एडनसोनिया आ जाता है। और इनमें अधिक मात्रा पर मकरंद होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मकरंद किस पर होने चाहिए, कौन से परागण में होने चाहिए, जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है उस पर होनी चाहिए सबसे ज्यादा मकरंद, क्योंकि जो चमगादड़ का फेवरेट है मकरंद, अगर वो मकरंद जितनी ज्यादा उतने ज्यादा वहां पर आ जाएंगे। तो चलिए अब एक लास्ट बात आती है, यहां से हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। यहां पर आप समझिएगा अब क्या हुआ, हमारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो मेल वाला था, मेल युग्मक जो था वो अब फीमेल वाले के पास पहुंच चुका है। क्या हो रहा है, फीमेल वाले के पास स्थानांतरण हो चुका है। मतलब हम कहेंगे कि जो वर्तिका अगर मैं बना दूं, ये वर्तिका मैंने बनाया, तो अब क्या होगा कि वर्तिका तक जो पराग कण थे हमारे आ चुके हैं, जो हमने स्थानांतरण पर देख लिया। अब अगर पराग कण आ चुके हैं तो ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि जो पराग कण आए हैं वो गलत हों, वो दूसरे पराग कण इस पुष्प में आ गए हों, हर बार सही तो नहीं हो सकता। तो इसकी जांच किसके द्वारा होती है, इसकी जांच होती है एक रिएक्शन द्वारा, जिसको हम कहते हैं क्या, पोलन पिस्टल रिएक्शन। पोलन पिस्टल रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये रॉन्ग टाइप का परागण आया है कि राइट टाइप का परागण आया है, और इसका निर्धारण हम कर लेते हैं पोलन पिस्टल रिएक्शन द्वारा। और पोलन पिस्टल रिएक्शन उसी को अनुमति देगी, क्या, उसी को अनुमति देगी पोलन, क्या है, पोलन ग्रेन बनाने के लिए। क्या करेगी, पोलन पिस्टल रिएक्शन उसी को अनुमति देगी पोलन ग्रेन का अंकुरण करने के लिए, जो परागण क्या होगा, सही होगा। ये रॉन्ग टाइप परागण को पोलन ग्रेन का अंकुरण करने की अनुमति नहीं देता है, केवल सही टाइप के परागण में ही पोलन ग्रेन का अंकुरण होगा। वो किसके द्वारा पता चल जाएगा, हमें इस रिएक्शन के द्वारा पता चल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आ जाती है। मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, पिछले लेक्चर पे भी कुछ पॉइंट क्लियर किए थे, लेकिन मैंने फिर से एक बार पॉइंट ले लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लास्ट में एक बार पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर अब समाप्त होने जा रहा है, तो लास्ट में अगर हम पॉइंट देख लेते हैं तो हमें मेन चीजें फिर से दिमाग में क्लिक हो जाती हैं और भूलती नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आ जाता है, जो कैल्शियम और बोरान होते हैं वो क्या करते हैं, पराग नलिका की वृद्धि पर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, पराग नलिका की वृद्धि को बढ़ाते हैं। कौन, बोरान और कैल्शियम। फिर दूसरी बात आ जाती है, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर पर क्लियर किया था कि 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 कोष की पोलन ग्रेन के जनरेटिव सेल में विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये चीज मैंने कैसे होता है, सब चीजें मैंने पिछले लेक्चर पर क्लियर कर दी थी। मैंने एक पॉइंट डाल दिया है ताकि आपको एक बार फ्लैशबैक दिमाग में भी, अगर आपने देखा है पिछला लेक्चर तो एक बार क्लिक हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। फिर आ जाती है तीसरी बात कि पराग नलिका को दिशा का निर्देशन कौन देता है। बच्चा किसने पिछला लेक्चर पढ़ा था, जिसने पढ़ा होगा वो बताएगा और कमेंट करेगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, फिर आती है कि जर्मपोर का निर्माण जो जर्मपोर होती है वो किसका निर्माण करती है। इसका भी आंसर आप ही को देना है, स्क्रीन पर बिल्कुल मत देखिएगा, वहां पर आंसर लिखा हुआ है। मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले लेक्चरों पर क्लियर कर रखा है, मैंने केवल इसलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या आपको चीजें आती हैं जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपको आती हैं मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही मतलब आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आज से ये जो लेक्चर है अभी हमारा वो समाप्त हो गया। एक लेक्चर इसका और आएगा, एक लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरी तरीके से द एंड की ओर ले जाएंगे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया कि जो परागण हैं, जो पराग कण थे हमारे, वो अब हमारे वर्तिका तक पहुंच चुके हैं। और वो वर्तिका तक पहुंच के क्या कर रहे हैं, अब वर्तिका तक पहुंच के पराग कण में क्या हो रहा है, पराग कण में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का निर्माण, मतलब पोलन ग्रेन, पराग नलिका का निर्माण होने लगा है। अब पराग नलिका का निर्माण होने लगा है, पराग नलिका के आगे की बातें क्या है, निर्माण होने के बाद क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में। और अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर पर आएगा, वहां पर हम पढ़ेंगे सेकंड, मतलब कि वो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, भ्रूणकी वगैरह सब कुछ हम बहुत विस्तारित रूप से देखेंगे पिछले लेक्चर में। शायद 2 लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में 2 चीजें बची हुई हैं, 2 चीजें हम एक लेक्चर में शायद क्लियर भी करें, ना भी क्लियर करेंगे तो एक छोटा सा लेक्चर में और बना दूंगा। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जहां भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, जहां भी चीजें मुझसे छूट रही हो, आप कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, जितना कि जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, वो मैं इतना जरूरी नहीं मानता जितना मैं ये मानता हूं कि आप मुझे बताएं कि कमेंट द्वारा कि मुझे ये चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं, ये चीजें आप अच्छा तरीके से समझा पा रहे हैं, ये चीजें आप नहीं समझा पा रहे हैं, यहाँ पर मुझको ये समझ में नहीं आया एक बार और बता दीजिए, यहाँ पर आप इसको और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे सीखूंगा यार कि मैं
और कैसे बेहतरीन इसको चीज़ों को दे सकता हूँ आपको, ये जब आप बताएंगे तभी मैं इस चीज़ों को सीखूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट के द्वारा चीज़ों को बताइएगा, जो भी आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही हो वो सारी चीज़ें मुझे बताइए, और अब मैं भी चीज़ों को आगे प्रोग्रेस में ले जाऊंगा, और आप भी अपने पढ़ाई को बराबर तरीके से करते रहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीट 2022 का टारगेट रखते हैं, क्या नीट 2022 का टारगेट रखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई बहुत ही एक वे पर चलनी चाहिए आपकी पढ़ाई। और आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखना है। अगर आप आज भी 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट नहीं रखते, मतलब फिर तो आपका नीट में सिलेक्शन कहीं ना कहीं शायद ना भी हो, जहाँ तक चांसेस है कि नहीं होगा, क्योंकि आज की कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है भाई साहब की बहुत मुश्किल हो रहा है नीट में सिलेक्शन लेना। और उसके लिए आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट रखना पड़ेगा। और अगर कैसे रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, हिंदी मीडियम वाले परेशान हो कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुकें, तो मैंने 360 आउट ऑफ 360 आप कैसे अचीव कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखा है। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पर आप प्ले लिस्ट पर देखिए, अदर वीडियो में उसका वीडियो पड़ा होगा 360 आउट ऑफ 360 कैसे जाएं, कौन सी अच्छी किताबें हैं आप कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे कल के लेक्चर पर, और कल हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।